हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग नेक्स्ट पैरासाइट पढ़ेंगे, इंटरम्यूबा कोलाई, जिसको हम लोग ई कोलाई भी बोलते हैं। ई कोलाई एक बैक्टीरिया भी होता है, बट ये हमारा पैरासाइट है जिसको हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं। इंटरम्यूबा कोलाई जो है वो इंटरम्यूबा फैमिली से बिलोंग करता है। जस्ट इससे पहले मैंने इंटरम्यूबा हिस्टोलाइटिका पढ़ाया है, उसी फैमिली से हमारा इंटरम्यूबा कोलाई भी बिलोंग करता है। बट इंटरम्यूबा हिस्टोलाइटिका जो था वो बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में इन्फेक्शंस करा रहा था, डिफरेंट ऑर्गन्स में बहुत ज़्यादा पैथोलॉजिकल कंडीशन करा रहा था। बट ये जो इंटरम्यूबा कोलाई है, ये हमारे बॉडी में नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट है, यानी कि ये कोई भी पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड नहीं कराता है हमारे बॉडी को, किसी भी ऑर्गन्स वगैरह को डैमेज नहीं करता है। क्योंकि जो इंटरम्यूबा हिस्टोलाइटिका था वो हिस्टोलाइसिन एक टॉक्सिन को सिक्रीट कर रहा था, और वो टॉक्सिन जो है वो हमारे इंटेस्टाइन को इन्वेड करके और वहाँ से हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुँच जा रहा था। बट जो ई कोलाई है वो कोई भी इस तरह का टॉक्सिन सेक्रीट नहीं करता है, और ये हमारे इंटेस्टाइन से किसी भी तरीके से बाहर नहीं निकल पाता। इन्वेडिंग, इसका इन्वेसिव नेचर नहीं होता है, नो इन्वेसिव नेचर। तो इसलिए ये हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा पैथोजेनिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये वर्ल्ड वाइड पाया जाने वाला पैरासाइट है। ये पूरे दुनिया में पाया जाता है, हर जगह पे पाया जाएगा। और ये क्या करता है, इसका अगर हैबिटेट की बात करें हम लोग, तो ये हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना, उसके ल्यूमेन में ईजिली आराम से वहाँ पे रहता है। नेक्स्ट हम लोग इसके मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, तो इसमें दो स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रोपोजोइट स्टेज और सिस्ट स्टेज। ये दो स्टेज इसमें पाया जाता है। कभी कभार प्री सिस्टिक स्टेज आ जाता है, बट मेनली इसका मॉर्फोलॉजी ट्रोपोजोइट और सिस्ट स्टेज में होता है। मॉर्फोलॉजी ट्रोपोजोइट एंड सिस्ट स्टेज में ये मेनली पाया जाएगा। नेक्स्ट है कि इसका जो ट्रोपोजोइट होता है ना, जब ये हमारे कोलोन में पाया जाता है, तो ये पूरे ह्यूमन जितने भी पैरासाइट्स होते हैं ना, उन सारे पैरासाइट्स में सबसे बड़ा अगर पैरासाइट्स बोला जाए तो ये हमारा इंटरम्यूबा कोलाई होता है, जिसकी साइज जो है वो 20 से, ट्रोपोजोइट स्टेज में जब ये रहता है तब, और इसकी साइज होती है 20 से 40 म्यूएम। तो आप इसको लार्जेस्ट कोलोन प्रोटोजोआ भी बोल सकते हो। यानी इंटरम्यूबा कोलाई जब अपने ट्रोपोजोइट फेज में रहता है, तो ये हमारे पूरे पैरासाइट्स के जितने भी पैरासाइट्स होते हैं उन सब में सबसे बड़ा पैरासाइट्स है, जो हमारे ह्यूमन कोलोन में ये स्टे करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके ट्रोपोजोइट के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो ये इस तरीके का इसका ट्रोपोजोइट का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपको एसेंट्रिक न्यूक्लियस मिलेगा, यानी कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में नहीं होता है। साइटोप्लाज्म जो इसका होता है वो क्लियरली नॉट विजिबल होता है, इज नॉट क्लियरली विजिबल। इसके ट्रोपोजोइटिक स्टेज में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब नहीं पाया जाता है, नो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी फाउंड। इसमें पाया क्या जाता है, ग्लाइकोजेन स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और फूड वैक्यूल्स पाया जाता है। और क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्रोमैटिन जो स्ट्रक्चर्स है वो प्रेजेंट होते हैं। ये एक ट्रोपोजोइट का स्ट्रक्चर है नॉर्मली, जो इंटरम्यूबा कोलाई में ट्रोपोजोइट प्रेजेंट होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है जो नॉर्मली ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सिस्ट के ऊपर। सिस्ट का जो नॉर्मल इसका जो डायमीटर होता है वो 15 से 20 म्यूएम होता है। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि ये जो प्रेजेंट होता है एक ही न्यूक्लियस रहता है, फिर ये धीरे धीरे क्या होता है, 2 न्यूक्लियस का बन जाएगा, फिर 4 न्यूक्लियस, और उसके बाद ये 8 न्यूक्लियस का बन जाता है। जब ये 8 न्यूक्लियस का बन जाता है तब हम लोग इसको मैच्योर सिस्ट बोलते हैं। और अब ये क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। और इसमें क्या होता है कि मैच्योर होने के टाइम पे
क्रोमैटिड वगैरह जो बॉडीज थे, ग्लाइकोजन थे, वो जब ये मैच्योर हो जाता है मैच्योर सिस्ट में नहीं प्रेजेंट रहता। उससे पहले जब ये इमैच्योर बनता है, अपने स्टेजेस में रहता है, तो उस समय इसकी बॉडी में ग्लाइकोजन वगैरह सब प्रेजेंट रहता है, क्योंकि ट्रोपोजॉइट स्टेज के बाद ही सिस्टिक स्टेज आता है। तो ग्लाइकोजन, फूड वैक्यूल सभी चीज़ प्रेजेंट रहती है, क्रोमैटिड बॉडीज सभी चीज़ प्रेजेंट रहती है। बट जब ये फाइनली अपने मैच्योर सिस्ट में स्टेज में पहुंच जाएगा तो इसमें क्रोमैटिड बॉडी भी नहीं रहेगा और ना ही इसमें ग्लाइकोजन मास प्रेजेंट होगा। ये सारा चीज, ये दोनों चीज मैच्योर सिस्ट में एब्सेंट हो जाता है। हम लोग इसकी लाइफ साइकिल पे बात करेंगे। जैसे हम लोगों ने पीएच की लाइफ साइकिल पढ़ी थी, सेम इसकी लाइफ साइकिल होती है, बस इसमें पैथोजेनिसिटी वाला जो स्टेज था वो इसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा। सबसे पहले कॉन्टैमिनेटेड फूड एंड वाटर से हम लोगों ने सिस्ट को इंगल्फ कर लिया, इंजेक्शन किया। उसके बाद ये सीधे स्टमक में जाएगा सिस्ट, बट वहां पे नो एक्शन, क्योंकि एसिडिक से इसका कोई एक्शन नहीं होता है। जैसे ही स्टमक से ये ड्यूडनम में जाता है वहां पे सिस्ट वॉल रप्चर होता है। उसके बाद इसमें से ट्रोपोजोइट्स निकलते हैं बहुत सारे इमेच्योर। फिर ये ट्रोपोजोइट्स अपने वहां पे अपने आप को मल्टीप्लिकेशन कराता है। यहाँ पे क्या हो रहा था, एक्सिस्टेशन हो रहा है, फिर उसके बाद ये अपने आप को मल्टीप्लिकेशन कराएगा ट्रोपोजोइट्स, इसकी मात्रा इंक्रीज होगी, इमेच्योर से मैच्योर बनेगा। और इसका जो इमेच्योरिटी है ना, वो क्या करता है कि जो भी हमारे अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स ल्यूमेन में प्रेजेंट रहते हैं उसको ये ट्रोपोजोइट्स अपने आप को फीड कराता है और अपने आप को डेवलप करा के मैच्योर फॉर्म में लेके आता है। बट क्या होता है कि ट्रोपोजोइट जो है इस जगह पे कोई भी इस तरीके का टॉक्सिन सेक्रीट नहीं करता है, या इसका सिस्ट कोई भी टॉक्सिन सेक्रीट नहीं करता है, इसीलिए इसका और ये किसी ऑर्गन्स में नहीं जा पाता है, इंटेस्टाइन में लीजन नहीं करा पाता है। सिर्फ और सिर्फ ये क्या करता है, 2 से 3 या 4-5 लूज स्टूल कराता है। 1 से 2 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। लूज वाटरी स्टूल होगा ड्यू टू इसमें जो हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, थोड़ा सा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज कर देता है, इसलिए इसके स्टूल 2-3 बार स्टूल करा देगा। फिर ये नॉर्मल हमारे बॉडी से 2 से 3 दिन में ये निकल जाता है। अगर आप उसके बीच में कोई अगर इन्वेस्टिगेशन कराते हो तो शायद आपको पता चल जाए कि इकोलाई का इन्फेक्शन हुआ है, नहीं तो ये नॉर्मली 1 से 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो मेनली लोग कोई भी इन्वेस्टिगेशन इसमें नहीं कराते हैं। तो क्या होता है कि ट्रोपोजोइट हमारा इंक्रीज हो गया और ये क्या करेगा, फीड करेगा अपने आप को, फीड फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्या है, नो इन्वेसिव नेचर है, नो टॉक्सिन प्रेजेंट, इसलिए यहाँ पे ये कुछ नहीं कर पाएगा, कोई भी पैथोजेनिसिटी नहीं करेगा। एक ये हो गया। और दूसरा ये है कि ये अपने आप को जब अपने मल्टीप्लिकेशंस करके अपने आप को नंबर को बढ़ाता है तो इसमें जो सीडोपोडिया पाया जाता है, मैंने बताया था कि फॉल्स लेग लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब बहुत सारे ट्रोपोजोइट सिस्ट वहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, तो जो सीडोपोडिया है ना, वो क्या करता है, हमारे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज करेगा, जिसके कारण क्या होगा कि आपको लूज वाटरी स्टूल 3 to 4 टाइम्स अ डे हो सकता है। और फिर ये 1 से 2 दिन या 3 दिन हार्डली इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, फिर ये हमारे बॉडी से इजीली रिमूव आउट हो जाता है। 2 to 3 डेज इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और बस सिर्फ और सिर्फ कोई, क्योंकि इसमें कोई भी ब्लड प्रेजेंट नहीं है, म्यूकस प्रेजेंट नहीं, क्यों, क्योंकि ये बस क्या कर रहा है, हमारे जो भी इंटेस्टाइन है उसके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज कर रहा है। तो बस लूज वाटरी स्टूल होता है, कोई ब्लड वगैरह इसमें इसके स्टूल में नहीं आते, एक सिंपल सा डाइसेंट्री टाइप स्टूल होता है। ये इसका है लाइफ साइकिल जो फिनिश हो गया है। तो इसकी पैथोजेनिसिटी देखेंगे। पैथोजेनिसिटी में कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये क्या करता है, 3 to 4 टाइम मोशन कराता है, लूज मोशन कराएगा इन अ डे।
इन्वेस्टिगेशन में हम लोग इसके क्या करते हैं, सिंपल सा आरई ऑफ स्टूल कराते हैं, तो पीएच स्लाइटली एसिडिक आपको मिल सकता है। उसके साथ साथ अगर आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कराओगे तो इसका ट्रोपोजोइट स्टेज आपको स्पेशली स्टूल में देखने को मिलेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था ट्रोपोजोइटिक स्टेज का। प्रोफाइलेक्सिस की बात करें तो जो हम लोगों ने ईएच में प्रोफाइलेक्सिस देखा था कि आपको कंटामिनेटेड फूड और वाटर से बचना है, स्टूल आउटर साइड एरिया में नहीं करना है, वैसे फूड्स वगैरह को, वेजिटेबल्स रॉ को, हम लोगों को रॉ वेजिटेबल्स फ्रूट्स को नहीं लेना है। तो ये सारे कुछ प्रोफाइलेक्सिस है जो हम लोग इसमें करते हैं।